वो सारा ड्रामा कृष्णा के सामने हुआ था। जिस वक्त इस्माइल भागा वो उसके साथ साथ था, मगर उसकी बदकिस्मती के इस्माइल को मोटरसाइकिल मिल गई और वो उसका ताक़ुब न कर सका। कुछ सोचकर वो दोबारा हॉल की जानिब बढ़ा। वहाँ उसे इंतजामिया के अलावा वही लोग नजर आए जो इस्माइल के साथ थे। उसी वक्त उसकी नजर आतिफ पर पड़ी। इसका मतलब है इस्माइल सीआई के हत्थे चढ़ गया था। मगर हमला आवर कौन थे? उस वक्त सीआई वाले एक आदमी को उठाए बाहर निकले। आतिफ अलबत्ता वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया था। उसकी सोचों में दरबान मुखिल हुआ। सर प्लीज दरवाजा बंद करने का हुक्म मिला है। वो चौंकता हुआ बोला जरूर, और हॉल से निकलकर पार्किंग में आ गया। थोड़ी देर बाद पुलिस की जीप वहां पहुंची, मगर उन्हें भी किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। कृष्णा का इरादा आतिफ का ताक़ुब करने का था। घंटा भर के इंतजार के बाद उसे आतिफ एक खूबसूरत लड़की के साथ बाहर आता दिखाई दिया। लड़की को पहचानते ही वो हैरान रह गया। फाजिल खान की बेटी और आतिफ के साथ। शायद मुझे पहचानने में गलती हुई है। मगर जिस वक्त वो दोनों उसके करीब से गुजरे तो उसने खूब गौर से देखा, वो वही थी। उनके पार्किंग से निकलते ही वो भी अपनी कार में बैठकर उनके पीछे रवाना हो गया। उन्हें फाजिल खान की कोठी में जाते देखकर वो आगे निकलता चला गया। आधे घंटे बाद वो रणधीर के सामने बैठा ये तफसील दोहरा रहा था। उसकी बात खत्म होने पे रणधीर ने राय दी, अजीब कहानी सुना रहे हो यार। इस्माइल कैसे पकड़ा गया? उस पे कातिलाना हमला किसने किया? फिर सीआई के एक अहम रुकन का फाजिल खान की बेटी के साथ देखा जाना। इस्माइल का सीआई के हाथों फरार, कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही। वो बोला सर मैंने जो देखा है बता दिया। रणधीर बोला हो सकता है हमलावर इस्माइल को रिहा करवाने आए हों। कृष्णा बोला ऐसा हो सकता है सर, लेकिन इस्माइल के ऐसे गमखार कहाँ से पैदा हो गए जो उसके लिए जान पर खेल जाएं? रणधीर बोला यानी ये उसे कत्ल करने की कोशिश थी। कृष्णा बोला जी सर, और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये फाजिल खान का काम ही हो सकता है। रणधीर बोला यार एक तरफ तुम कहते हो कि सीआई का एक अहम एजेंट आतिफ खान की बेटी के साथ था और उसके हमरा फाजिल खान की कोठी में दाखिल हुआ, गोया उनके ताल्लुकात फाजिल खान की नजर से ओझल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि फाजिल खान के आदमियों का हमला आतिफ की ईमा पे हुआ, लेकिन आतिफ के आदमी भी हमले में जख्मी हुए और हमलावरों को भी धमाके से उड़ा दिया गया, और ऐसा लाजिमन उनकी शनाख्त छुपाने के लिए किया गया। बात फिर वहीं की वहीं रही। कृष्णा बोला सर आतिफ का फाजिल खान की बेटी से ताल्लुकात का ये मतलब तो नहीं बनता कि वो उसके तमाम राजों से वाकिफ हो। शायद उन दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत का चक्कर हो जो आज नौजवान तबके की फितरत सानिया बन गई है। या ये भी हो सकता है कि आतिफ भी दरपर्दा फाजिल खान से मिला हुआ हो। दौलत और फिर शबाब, बड़े बड़ों की मत मारी जाती है। रणधीर बोला नहीं, उसने अपनी बेटी और बीवी को इन कामों से हमेशा दूर रखा है। कृष्णा ने कहा तो फिर ये काम आतिफ की लाइल्मी में हुआ होगा। रणधीर बोला बहरहाल काफी गंभीर सूरत हाल है। कृष्णा बोला सर मेरे लिए क्या हुक्म है? वो बोला मेजर साहब से मशवरे के बाद ही कुछ कह सकूंगा। कृष्णा ने कहा तो पता कर लें सर। रणधीर मोबाइल निकाल कर रोहित से राब्ता करने लगा। सर एक अहम बात है, अगर चंद मिनट दे सकें। रोहित बोला कहो। रणधीर बोला सर फोन पर नहीं बता सकता, अगर मुलाकात हो जाती। रोहित बोला मैं आ जाऊं या? रणधीर बोला जैसा मुनासिब समझे सर, अगर हुक्म करें तो मैं आ जाता हूँ। रोहित ने कहा नहीं मैं खुद आ रहा हूँ। रणधीर ने कहा मैं मुंतजिर हूँ, और उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। रोहित के आने तक वो हालिया मौजू पर मसरूफ़े गुफ्तगू रहे। रोहित को देखते ही वो इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। रोहित ने उन्हें बैठने का इशारा किया। हाँ भाई क्या नई ताज़ी है? रणधीर ने कृष्णा से सुनी सारी गुफ्तगू दोहरा दी। रोहित बोला ये उल्लू का पट्टा क्या करता फिर रहा है? फाजिल खान की बेटी का नाम तीसरी मर्तबा इसके साथ आ रहा है, और मेरा अंदाजा है कि उसकी गिरफ्तारी में फाजिल खान की बेटी का ही हाथ है। रणधीर ने कहा हमने कुछ और अंदाजा लगाया है। रोहित ने पूछा वो क्या? और रणधीर उसे कृष्णा से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बताने लगा। रोहित बोला ये सब अंदाजे हैं कि आया आतिफ और फाजिल खान का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं, जबकि मैं इस्माइल की गिरफ्तारी के मुताल्लिक बात कर रहा हूँ कि वो कैसे गिरफ्तार हुआ होगा। रणधीर ने कहा फिर यही हो सकता है कि उसका फाजिल खान की बेटी से कोई ताल्लुक होगा और उस लड़की ने उसे अपने बाप का दुश्मन समझते हुए गिरफ्तार करवाया होगा। रोहित ने कहा सवाल ये है कि उसके फाजिल खान की बेटी के साथ ताल्लुकात कैसे बन गए? खामोश बैठे कृष्णा ने अपनी राय दी। सर मेरा ख्याल है जिन दिनों इस्माइल ने उसे अगवा किया था उन्हीं औकात में फाजिल खान की बेटी ने उसे पटा लिया, और ऐसा उसने अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए किया होगा। दूसरी मर्तबा भी गालिबन मुलाकात के बहाने बुलाकर उस लड़की ने उसे मरवाना चाहा, मगर इस्माइल उसके मुलाजमीन से काबू ना आ सका, और इस मर्तबा एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसने सीआई को बुलवा लिया। इस सब के पीछे फाजिल खान की अक्ल काम कर रही है और अपनी खूबसूरत बेटी को वो बतौर मोहरा इस्तेमाल कर रहा है। रोहित ने तहसीन आमेज अंदाज में कहा गुड, अब ये सवाल हल तलब है कि इस्माइल पर कातिलाना हमला किसने किया? रणधीर
رندھیر نے رائے دی شاید فاضل خان نے۔ ایک طرف اس نے اسماعیل کی مخبری اپنی بیٹی کے ذریعے کروائی اور دوسری طرف سے اسے اپنے آدمیوں کے ذریعے ختم کروانا چاہا، کیونکہ اسماعیل کی گرفتاری کے بعد اس سے پوچھ گچھ ہوتی۔ اس کے نتیجے میں خود فاضل خان کے جرائم بھی تو سامنے آنے والے تھے۔ روہت نے رندھیر کی بات کی تائید کی اور کہا پھر اسماعیل ان کے حملے سے بچ نکلا، بلکہ اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ فرار ہو گیا۔ خیر، اب آخری بات کہ فاضل خان کے تعلقات CI سے کیسے ہوئے؟ رندھیر نے کہا سر، اپنے ملک کی ایجنسی سے تعلقات پیدا کرنا کتنا مشکل ہے۔ روہت بولا صحیح، اب سب سے پہلے ہم اس معاملے کی تصدیق کریں گے کہ آیا سب کچھ اسی طرح ہوا ہے کہ جس طرح ہم نے سوچا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں فاضل خان کے آدمیوں سے سنگن لو، باقی اسماعیل کی تلاش میں تیزی لے آؤ کہ اب وہ فاضل خان کا حساب چکانے میں دیر نہیں کرے گا، اور اپنے تمام آدمیوں کو بھی تازہ صورتحال سے آگاہ کر دینا تاکہ انہیں بر وقت فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ رندھیر نے کہا ٹھیک ہے سر۔ روہت نے پوچھا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی تجویز؟ رندھیر بولا فی الحال کوئی نہیں سر، اور روہت سر ہلاتا ہوا اٹھ گیا، جو گفتگو کے خاتمے کا اعلان تھا۔ نوابزادی صاحبہ کب تک بستر سے چپکی رہے گی؟ کرن نے ہنا کے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہنا اس کے استقبال کے لیے کھڑی ہونے لگی، بڑی آئی غمخوار۔ کبھی جھوٹے منہ تیمارداری کی زحمت تو نہیں کی جناب نے؟ اٹھنے سے پہلے وہ اس سے آن لپٹی، لیٹی رہو لیٹی رہو۔ ہنا نے گلہ کیا، بے شرم، اتنے دنوں بعد میری یاد آئی ہے؟ وہ بولی، اور جو فون پر بات ہوتی رہی ہے اس کا کوئی شمار نہیں۔ ہنا بولی، فون پہ تو غیر بھی حال احوال دریافت کر لیتے ہیں۔ وہ بولی، اچھا گلے شکوے ہی کرتی رہو گی یا کچھ کھانے پینے کا بھی پوچھو گی؟ ہنا ہنستے ہوئے بولی، پیٹ تو ہتھیلی پر لیے پھرتی ہو، اور گھنٹی بجائی۔ کرن بولی، اچھا سناؤ، زخم کیسا ہے اور وہ کیسا ہے؟ ہنا یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ کرن، جیسے زخم پائیدار نہیں ہوتے اسی طرح راہ چلتے بننے والے رشتے بھی عارضی ہوتے ہیں۔ اسی وقت ملازم دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ جی چھوٹی بی بی، ہنا نے کہا، شرفو چاچا چائے اور کچھ کھانے کو لے آؤ، اور وہ ایک مرتبہ پھر جی چھوٹی بی بی کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ کرن نے پوچھا، یار سیدھی طرح بتاؤ، کیا شاہ جی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ وہ بولی، تم قطع تعلق کہہ سکتی ہو۔ کرن نے کہا، کچھ پتا تو چلے۔ جواباً ہنا تفصیل سے ساری بات دہرانے لگی۔ درمیان میں وہ صرف اس وقت خاموش ہوئی جب ملازم چائے اور لوازمات کے ساتھ حاضر ہوا، اور اس کے جاتے ہی سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ لیا جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ کرن نے چائے بنا کر ایک کپ اس کی طرف بڑھایا اور دوسرا خود تھام لیا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی کرن نے کہا، یہ تو سراسر تمہاری زیادتی ہے۔ وہ بولی، میں نے تو اس کی بہتری کے لیے سوچا تھا۔ کرن نے کہا، یہ تمہاری اپنی سوچ تھی۔ اگر سارے معاملے کو بنظر انصاف دیکھا جائے تو ہر کوئی تمہیں قصوروار ٹھہرائے گا۔ اس نے دشمن کی بیٹی ہونے کے باوجود تم پر اتنا اعتماد کیا، جہاں تم نے کہا آنکھیں بند کیے پہنچ گیا، اور تم نے کیا کیا؟ ہنا بولی، تو کیا اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتی، قاتل بننے دیتی؟ ایجنسی والے دہشت گرد سمجھ کر گرفتار کر کے لے جاتے اور ساری عمر کسی تاریک کوٹری میں گزار لیتا، جبکہ میں تو اسے انصاف دلانا چاہتی تھی، اسے حق دلانے کی خواہاں تھی، اور تم جانتی ہو میں اسے چاہتی ہوں، پیار کرتی ہوں، اپنانا چاہتی ہوں، لیکن اگر وہ میرے باپ کا قتل کر دے تو کیا میں اس کے ساتھ ساری زندگی گزار سکوں گی؟ کیا یہ خیال مجھے چین سے رہنے دے گا کہ میں اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ رہی ہوں؟ کبھی نہیں۔ کرن بولی، تو پھر ہوئی کامیابی اپنے مقصد میں؟ اسی کو کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہنا دکھی ہو گئی، بولی، طنز کر رہی ہو؟ کرن اس سے لپٹ گئی، نہیں میری جان، تمہیں تمہاری بے وقوفیوں سے آگاہ کر رہی ہوں۔ اتنا بڑا قدم اٹھا رہی تھی تو کسی سے مشورہ کر لیتی۔ وہ بولی، عاطف بھائی سے پوچھا تھا۔ کرن بولی، عاطف اگر بھائی ہے تو تیرا ہے، اسماعیل تو اس کی نظر میں مجرم ہے، اور مجرم اگر سگا بھائی بھی ہو تو یہ ایجنسی والے اسے کوئی رعایت نہیں دیتے۔ پاکستانی پولیس نہیں ہے بی بی کہ چاچے مامے اور پیسے کی حکمرانی ہو۔ ہنا بولی، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا؟ ظاہری طور پر اور کنایتاً اس موضوع پر کئی مرتبہ شاہ جی سے بات ہوئی ہے، نہ وہ پاپا کو معاف کرنے پر تیار تھے اور نہ انصاف کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانے پر راضی تھے۔ کرن بولی، بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ پوچھا مثلاً؟ وہ بولی، دیکھو ہنا، جیسے تم اسے چاہتی ہو وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہے، تمہاری خاطر وہ بہت کچھ کرنے پر تیار ہو جاتا، لیکن کچھ وقت تو لگتا ہے نا۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ کہنے پر ہی وہ انکل کو معاف کر دیتا یا خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا تو ایسا ہونا عقلی لحاظ سے بھی بعید ہے۔ بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ زمین جل تھل نہیں ہو جایا کرتی، حب زدہ ماحول کو ہوا کا اکیلا چھونکا خوشگوار نہیں کر سکتا، بھوکا پیٹ ایک نوالے سے نہیں بھرا کرتا۔ کسی کی زندگی کی پہلی ضرورت بننے کے لیے کچھ وقت
वक्त तो लगता है, जबकि तुम्हारी सोच ये है कि तुमने उसे कहा और उसे उसी वक्त मान जाना चाहिए। वो जरूर मानता अगर तुम्हारे बिना जीना उसे दुश्वार लगता। पहले तुम उसकी जिंदगी में इतनी अहमियत तो इख्तियार कर लेती, फिर सब कुछ मनवा लेती। हिना बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अब उसकी जिंदगी में मेरी अहमियत नहीं है? किरण बोली, होगी, इसीलिए तो वो फंस गया है। क्या कहते हैं, निशाने उनके कभी चूकते नहीं देखे, बहुत करीब से जो लोग वार करते हैं। हिना झेप कर बोली, बकवास करना कोई तुमसे सीखे। किरण ने कहा, तो अब सेठ ज़ादी का क्या इरादा है? वो बोली, अब क्या हो सकता है, अब तो शायद वो मेरी सूरत देखने को भी तैयार ना हो। किरण ने उसे तसल्ली दी, खैर ऐसा भी नहीं है, उसे कॉल करके चेक कर लेना। हिना बोली, मेरे नंबर से कॉल वो कभी भी अटेंड नहीं करेगा। किरण ने कहा, मैं अपने मोबाइल से कर लूं? वो बोली, तुम क्या कहोगी उसे? किरण बोली, अपनी सी कोशिश करूंगी कि उसकी गलत फहमी दूर हो जाए। हिना बोली, कर लो। लहजे में हवैदा बेयकीनी के बावजूद उसके दिल में उम्मीद की हल्की सी चिंगारी सुलग रही थी। वाकई उम्मीद ही ऐसी दौलत है जिससे जिंदगी की तलखियों, दुखों और गमों का मरहम खरीदा जा सकता है। किरण ने मोबाइल निकाल कर पूछा, नंबर बताओ, और फिर हिना का बताया हुआ नंबर डायल करने लगी। दूसरी बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली गई थी। एक मोहतात आवाज रिसीवर से उभरी, हेलो शाहजी, मैं किरण बोल रही हूँ। वो बोला, जी। किरण ने कहा, मैं हिना की सहेली हूँ। और वो कता कलामी करता हुआ बोला, किरण बहन, मैं आतिफ बात कर रहा हूँ। छोटी तुम्हारे पास है? वो झिझकी, जी आतिफ भाई। आतिफ ने कहा, फोन उसे दो। उसने मोबाइल हिना की जाने बढ़ाया, ये लो हिना, आतिफ भाई से बात करो। हिना उम्मीद यास की तस्वीर बनी किरण की गुफ्तगू की तरफ मुतवज्जे थी। आतिफ का नाम आते ही चौंक गई। उसने मोबाइल थामते ही कहा, आतिफ भैया। वो बोली, छोटी, इस्माइल की तलाशी लेते वक्त उसकी सारी चीजें हमने निकाल ली थी, अब दोबारा इस नंबर पर कॉल मत करना। वो आहिस्ता से बोली, जी भैया, और आतिफ ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। किरण के लहजे में हैरानी थी, इस्माइल का मोबाइल आतिफ भाई के पास। हिना बोली, इस्माइल को गिरफ्तार करके उसकी जेब से सब कुछ आतिफ भैया के साथियों ने निकाल लिया था, और जहां तक मेरा अंदाजा है, आतिफ भैया इस्माइल के मोबाइल के जरिए उसके साथियों को खोजने के चक्कर में हैं। किरण ने कहा, वो कैसे? हिना बोली, इस बात को छोड़ो, ये खुफिया एजेंट्स का अपना तरीकाकार होता है। किरण बोली, खैर अब तो राब्ता इस्माइल भाई की मर्जी पर ही होगा। हिना ने मायूसी से कहा, वो कब राब्ता रखना चाहेगा? किरण ने कहा, इस बारे में तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। हिना चिढ़कर बोली, अच्छा बाबा, माफ करो, गलती हो गई है, मगर अब हो गई है तो इसका मदावा क्या होगा? वो बोली, इंतजार। हिना ने कहा, इंतजार, मगर किस चीज का? किरण ने बड़े इत्मीनान से कहा, शाहजी के फैसले का। बोली, वो तो करना ही पड़ेगा। किरण ने कहा, ठीक है, अब मैं चलूंगी, अपना ख्याल रखना और कोई कदम उठाने से पहले मुझसे मशवरा जरूर करना। हिना ने कहा, ठीक है मेरी माँ, और वो हंसते हुए बाहर निकल गई। अब इस्माइल को राहील यानी रोहित की बातों की तस्दीक हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने इंतकाम को मजीद मौखर करने के मूड में नहीं था। जिंदगी के गुज़श्ता चंद हफ्तों का जायजा लेने पर उसे महसूस हुआ कि उसने फाजिल खान से इंतकाम लेने में मुजरिमाना सुस्ती बरती थी। हिना फाजिल अली खान की बनावटी चाहत ने उसे कहीं का नहीं रखा था। उसे एक एक की औरत जात से मुताल्लिक की गई नसीहतें शिद्दत से याद आईं। वो कहा करता था, औरत की मोहब्बत को सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक तक महदूद रखो, अगर उसे अपने दिलो दिमाग पर तारी कर लोगे तो खसारा पाने वालों में शामिल हो जाओगे। प्यार मोहब्बत कहने को बहुत अजीम जज्बा है। नाम नेहाद इंसानियत कभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं होगी कि हकीकी मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, ये बस हमारी जहनी इख्तिरा है। मर्द और औरत का एक दूसरे को देख कर लतीफ जज्बात महसूस करना नफसानी ख्वाहिशात ही की एक किस्म है। ये अलग बात है कि इसको समझना हर आदमी के लिए मुमकिन नहीं, और लोग इसे इश्क, मोहब्बत, प्यार और जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन मैं इसे बेवकूफ़ी और अक्ली फुतूर का नाम देता हूँ। आप लोगों ने अमली जिंदगी में इससे एहतराज बरतना है। औरत फकत वक्ती अय्याशी और हमारे जिस्मानी तकाजों की तकमील के लिए होती है, उसे गले का जेवर और जिंदगी का रोग मत बनाना। उस वक्त इस्माइल को महसूस हो रहा था कि एक एक की बातें कितनी मुकम्मल थीं। हिना की वजह से वो कितने दिनों से अपने मकसद पर तवज्जो नहीं दे सका था। हिना के अगवा के अलावा वो फाजिल खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका था। वो खुद कलामी करते हुए उसका नंबर डायल करने लगा। हिना, फाजिल अली खान, तूने बहुत बुरा किया है और इसका खमियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। वो एक नया नंबर बाजार से ले आया था। हिना का नंबर उसे यूं भी जबानी याद था। 2-3 घंटियों के बाद कॉल रिसीव की गई। यस, उसकी मोहतात सी आवाज सुनाई दी। इस्माइल ने बगैर किसी तमहीद के पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? हिना का दिल जैसे उछल कर हलक में आ गया था। इस्माइल की कॉल यूं अचानक आ जाएगी उसने सोचा भी न था। उसे खामोश पाकर वो दोबारा बोला, मैंने कुछ पूछा है मिस हिना फाजिल अली खान। वो बोली, एक तो आपकी मुखबरी पर 10 लाख का इनाम मिल रहा था, दूसरे आप मेरे पापा के भी दुश्मन थे। मैंने सोचा एक तीर से 2 शिकार कर लूं। इस्माइल ने कहा, तुम शायद मेरी बात को मजाक में टाल रही हो, मगर तुम्हारे जवाब में कम से कम आधा सच जरूर है।
हिना ने तंजिया अंदाज में कहा, मैंने पूरा सच कहा है, तुम बेशक आधा सच मानो। इस्माइल बोला, वो एक शायर कहता है ना, हसीन सांप के नक्शो निगार खूब सही, निगाह जहर पे रख खुशनुमा बदन पे न जा। मेरी गलती कि मैं तुम्हारे जाहिर में खोकर बातिन को न समझ सका, तेरी मतलब परस्ती को तेरा खुलूस समझा, मक्कारी को सादगी पर महमूल किया, तुम्हारी चालबाजियों को चाहत समझा। ये तो शुक्र है अल्लाह का और मेरी जिंदगी बकाया थी जो बच गया, वरना तुमने और तेरे बाप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अब जबकि नकाब तेरे रुख से हट गया है, तुम देखोगी कि मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। बस एक दफा सामने आ जाओ। वो बोली, कहाँ आ जाऊं? इस्माइल बोला, तुम्हें शायद मेरी बात मजाक लग रहे हैं। वो बोली, नहीं, लेकिन तुमने इंतकाम लेना है ना, कहाँ तलाश करते फिरोगे? मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं खुद ही आ जाती हूँ। ले लेना बदला, कत्ल करोगे या इस्मत दरी करोगे? इस्माइल बोला, तुम बकवास बंद करो, मुझे पता है वहाँ साथ तुम्हारा यार मौजूद होगा। वैसे उसे कब उसकी हैसियत याद दिला रही हो? हिना बोली, थोड़ी रंगरलियां तो मना लूं, इतना अरसा तुम्हारे साथ अय्याशी करती रही हूँ, अब उसका भी तो हक बनता है। कोशिश के बावजूद वो अपनी आवाज की लर्जिश पर काबू न पा सकी। उसे गुमान भी नहीं था कि इस्माइल इतने घटिया इल्जामात आयद करेगा। वो धाड़ा, बकवास बंद करो, तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई? क्यों मोहब्बत के नाम पे ड्रामेबाजी की? क्यों मेरा जज्बाती इस्तेहसाल किया? क्यों? हिना बोली, तुम्हें खोने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। इस्माइल ने कहा, इसलिए एजेंसी के हाथों पकड़वा दिया था कि मेरी लाश का पता भी न चले। वो बोली, आतिफ भाई ने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ना तो पूछगिछ के नाम पे तशद्दुद किया जाएगा और ना कोई और तकलीफ पहुंचाई जाएगी, बल्कि कानून के दायरे में रहते हुए तुम्हें अपने जायज हुकूक मिलेंगे। इस्माइल बोला, माशाअल्लाह, तुम तो इतनी मासूम थी कि उनकी बात पर यकीन कर लिया। मोहतरमा, ये एजेंसी वाले अपने बाप को नहीं बख्शते, कहाँ मुझ जैसा बेआसरा। और फिर ये बात तो लाजिमन तुम्हारे इल्म में होगी कि मैं तेरे वालिद के कातिलाना हमले से बमुश्किल ही बच पाया हूँ। बस किस्मत अच्छी थी, वरना अब तक परलोक से धार चुका होता। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं इस बात पे एतबार करने को बिल्कुल तैयार नहीं कि ये सब कुछ तुमने नेक नियति से किया है। वो बोली, कुछ भी कहो, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए ना तो मैं कस्में खाऊंगी और ना बार बार अपनी सफाई पेश करूंगी। बस एक दफा जो कह दिया वो काफी है। हमारे मिलन में पहले भी बहुत सी रुकावटें थीं, एक और सही, बाकी तुम मुझे अपनी चाहत से तो बाज नहीं रख सकते ना, और मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं हमेशा दुआ करूंगी कि अल्लाह तुम्हें हिफ्ज़ो अमान में रखे। इस्माइल बोला, अब मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं। वो बोली, शाह जी मेरी बात मान जाओ, गिरफ्तारी दे दो। तुम नहीं जानते सीआई के नजदीक तुम एक दहशतगर्द हो, रॉ के एजेंट और जाने क्या क्या। तुम आतिफ भाई से तफसीली बात करके अपने ऊपर लगे इल्जामात साफ कर सकते हो। इसके साथ आतिफ भाई ने यह भी वादा किया है कि तुम्हें मुकम्मल इंसाफ दिलाएंगे। इस्माइल बोला, अजीब बेहया लड़की हो, मैंने तुमसे मशवरा मांगा है? वो बोली, इसी में तुम्हारा फायदा है। इस्माइल बोला, तुम मेरे फायदे नुकसान को रहने दो और अपनी फिक्र करो। अब फाजिल खान से पहले तुम्हारा नंबर है। इस ज़मीन में मुखलिसाना मशवरा यही है कि मेरे सामने आने से गुरेज करो, वरना इबरतनाक मौत तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। हिना बोली, मैं कोशिश करूंगी कि तुम गिरफ्तार हो जाओ। इस्माइल बोला, हाँ, इसी तरह तुम अपने बाप को बचा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। ये कहते ही इस्माइल ने राब्ता मुनक़ता करके मोबाइल भी ऑफ कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि हिना ने उसे कॉल करते रहना है। छोटी, क्या तुम इसे जानती हो? आतिफ ने बख्श का शनाख्ती कार्ड हिना की तरफ बढ़ाया। वो कार्ड पर नजरें डालते हुए बोली, जी भैया, ये मेरे मुहाफिज का कार्ड है, मगर आपके पास कैसे? आतिफ ने कहा, ये हमला आवर के पास से मिला है और इसका मतलब है इस्माइल पर कातिलाना हमला करवाने वाला तुम्हारा वालिद है और इसी वजह से इस्माइल को भागने का मौका मिला है। वो बोली, ऐसा होना मुमकिन है भैया, लेकिन पिछली दफा इस्माइल से मुलाकात के वक्त ये मेरे साथ था और इस्माइल ने इसे बेहोश किया था। शायद इसी बात का बदला लेने के लिए इसने इस्माइल पर हमला किया हो। वैसे आप इससे पूछगिछ करें ना, असल बात खुद ब खुद सामने आ जाएगी। आतिफ बोला, अगर ये जिंदा होता तो तफ्तीश कर भी लेते। वो बोली, क्या ये मर गया है? मगर कैसे? आतिफ ने कहा, इस्माइल पे कातिलाना हमले के बाद इसे मरवा दिया गया और ये अकेला नहीं था, इसके हमरा एक दूसरा आदमी भी था जिसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। हिना ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। आतिफ बोला, छोटी एक बात पूछूं? वो बोली, जी भैया। आतिफ ने कहा, अगर तुम्हारा वालिद मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस हो तो? उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हिना तेजी से बोली, नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। आतिफ ने कहा, शवाहिद तो कुछ इसी किस्म के मिले हैं, बहरहाल दुआ करो ये गलत साबित हो जाएं। वो बोली, भैया ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले शाहजी और अब पापा। आतिफ ने कहा, छोटी ये हकायक हैं,
और हकायक रिश्तों के तकद्दुस से नहीं झुटलाए जा सकते। वो बोली, भैया क्या मैं पापा से इस मौजू पर बात कर सकती हूँ? आतिफ ने कहा, कर लो, लेकिन तुम्हारे पास घंटे पौन घंटे का टाइम है, क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हारे वालिद को गिरफ्तार कर लूंगा। वो बोली, मगर भैया। आतिफ ने कहा, छोटी, किसी अगर मगर की जरूरत नहीं। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरा वालिद मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस है तो मैं उसे भी माफ नहीं करूंगा। हिना बोली, अगर पापा बेगुनाह हुए तो? आतिफ ने कहा, तो मैं वादा करता हूँ कि उन्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये याद रखना कि हम जब भी किसी बंदे पर हाथ डालते हैं तो पूरी तहकीकात के बाद ही डालते हैं। वो बोली, अगर पापा भाग जाएं? आतिफ ने धीमी मुस्कुराहट से कहा, तुम फिक्र न करो, वो हमारे घेरे में है और मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम आखिरी मुलाकात कर लो ताकि हम उन्हें ले जाएं। हिना ने मायूसी से सर झुका लिया, जबकि आतिफ उसके सर पर हाथ फेर कर बाहर निकल आया। उसका इरादा फाजिल खान की निगरानी करने का था, मगर बदर साहब ने फिलफौर उसकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया था और उस वक्त सीआई ने फाजिल खान के मकान को चारों तरफ से घेर रखा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कराची के इलाके का इलाहाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां। एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम जमाना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी ISI के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल।